फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल लॉ नोट्स अकेडमी में। मैं हूँ रश्मि वोहरा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो सीपीसी 1908 का टॉपिक है जजमेंट। ठीक है, जजमेंट के ऊपर जजमेंट की डेफिनेशन जरूर एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए जजमेंट क्या होती है। इसके बाद मैं आपको फॉरेन जजमेंट और जज की डेफिनेशन भी बताऊंगी, क्लियर कर दूंगी इसका मीनिंग और डेफिनेशन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सीपीसी 1908 जजमेंट। जजमेंट जो है सेक्शन 2 की क्लॉज 9 के अंदर बताई गई है, इसको डिफाइन किया गया है फ्रेंड्स। एंड इट्स मीनिंग इज जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। मतलब जजमेंट उसको कहा जाता है जो कि एक स्टेटमेंट होती है जो जज के द्वारा दी जाती है कोर्ट में ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री। मतलब डिक्री के ग्राउंड्स पे, डिक्री जब आती है, डिक्री जो है जजमेंट से पहले आती है और ऑर्डर भी पहले आता है। तो इनके बेसिस पे, अगर पहले कोई डिक्री या ऑर्डर आई हुई है, उनके बेसिस पे या उनके ग्राउंड्स को देख के जब कोई स्टेटमेंट कोर्ट में दी जाती है तो उसको जजमेंट कहा जाता है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 9 ऑफ द कोड। और जो जजमेंट होती है वो लास्ट में दी जाती है जब केस फाइनल हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, डिक्री जो है और ऑर्डर जो है वो पहले दिए जा सकते हैं किसी भी केस के अंदर। सिविल सूट के अंदर, सीपीसी के अंदर हमेशा सिविल सूट्स होते हैं और डिक्री और ऑर्डर जो है वो जजमेंट से हमेशा पहले आते हैं। इसके अंदर प्रिलिमिनरी डिक्रीज वगैरह भी होती हैं और ऑर्डर्स भी पहले आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में आप मेरा वीडियो देख सकते हैं और डिक्री के बारे में आगे बताती हूँ। टू कंस्टिट्यूट जजमेंट, जजमेंट को कंस्टिट्यूट करने के लिए इट शुड बी अ सेल्फ कंटेन्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम विच इट शुड अपीयर एज टू what were the facts of the case and what was the controversy which was tried to be settled by the court and in what matter। मतलब इसमें ये देखा जाता है, जजमेंट को देखने के लिए, बनाने के लिए, जब ये कोर्ट जजमेंट देता है तो उनको ये देखना पड़ता है उससे पहले कि उसके अंदर जो जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं और फैक्ट्स क्या है, मैटर क्या है, इन सबको देख के ध्यान रखते हुए कोर्ट जो है अपना फैसला सुनाता है और फैसले को ही जजमेंट बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आपने ज़्यादातर टीवी की फिल्मों में जब भी कोई कोर्ट केस होता है उसमें जज जब फैसला सुनाता है तो वो क्या बोलता है लास्ट में, जब फैसला सुनाने के टाइम पे जज बोलते हैं कि सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए हम इस फैसले पर पहुंचे हैं। ठीक है, तो सारे ये सबूत और गवाहों के बेसिस पे होता है सारा, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और फैक्ट्स क्या है, केस के मैटर क्या है, उन सबको मद्देनजर रखते हुए और फैसला दिया जाता है। उसमें फिर कहा गया द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग बाय विच द कोर्ट केम to the ultimate conclusion and decree the suit should be reflected clearly in the judgment। तो फिर ये जो सारा प्रोसेस होता है रीजनिंग का, इससे ये सब निकल के आता है, कोर्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि डिक्री जो कोर्ट में सूट में दी गई थी शुड बी रिफ्लेक्टेड क्लियरली। मतलब जजमेंट के अंदर डिक्री के बारे में भी बताना होता है कि हम पहले ये डिक्री दे चुके हैं। डिक्री का मतलब होता है ये भी पहले एक एडजुडिकेशन होता है, प्रिलिमिनरी एडजुडिकेशन होता है जजमेंट देने से पहले। और डिक्री की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है। डिक्री के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन भी जरूर आता है एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि डिक्री ही मेन चीज़ होती है, सबसे पहली चीज़ ही डिक्री होती है इसके अंदर। ठीक है, तो जजमेंट देने से पहले जो है जज पूरी डिटेल में बताते हैं कि डिक्री आई थी और हम इन बेसिस पे अपनी जजमेंट दे रहे हैं। ये एक केस आया है, केस कभी लिख लीजिएगा, एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। बलराज तनेजा वर्सेस सुनील मदान, AIR 1999, सुप्रीम कोर्ट 3381 का केस है। अब इसमें ये पूरी डिटेल मैंने इसलिए लिखी है, नीचे सेक्शन 2 क्लॉज 9 में डिक्री के बारे में बताया है। और जो डिक्री है वो ऑर्डर 40 के अंदर आती है और रूल 4 के सब रूल 2 भी है। तो ये ऑर्डर्स और रूल्स भी इंपॉर्टेंट है। सीपीसी के अंदर ऑर्डर्स और रूल्स के बारे में भी बहुत कुछ बताया गया है। जैसे सेक्शंस होते हैं इसमें वैसे ही ऑर्डर और रूल्स भी होते हैं, जिनको पढ़ना और लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ऑर्डर्स भी मालूम होने चाहिए कौन से ऑर्डर में क्या है। इस केस के अंदर क्या हुआ था, इसमें केस ने कहा था, जज ने कहा था कि एवरी जजमेंट अदर देन ऑफ दैट ऑफ अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कोज शुड कंटेन। इसमें ये बात बोली गई है कि कोई भी ऐसी जजमेंट सिर्फ स्मॉल कोज कोर्ट के अलावा, स्मॉल कोज कोर्ट होते हैं पैटी केसेस के लिए, जो छोटे मोटे केसेस के लिए होते हैं वो स्मॉल कोज कोर्ट होते हैं। ठीक है, उनके अलावा कोई भी जजमेंट अगर कोर्ट देता है, कोई भी कोर्ट अगर कैसी भी जजमेंट देता है तो उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, कंटेन्स। ठीक है, कंटेन्स का मतलब ये उसके एलिमेंट, एसेंशियल एलिमेंट्स कह सकते हो आप डिक्री के या जजमेंट के। ठीक है,
क्या होने चाहिए? अ कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ केस, मतलब जो जज हैं वो कंसाइज स्टेटमेंट देते हैं केस की, जजमेंट देने से पहले बताते हैं कि कंसाइज स्टेटमेंट है था क्या केस के अंदर। दूसरा वो बताते हैं द पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, कि हमने कौन कौन से पॉइंट्स को डिटरमाइन किया, मतलब कौन कौन से सबूतों और गवाहों के मद्देनजर हम ये फैसला दे रहे हैं। थर्ड है डिसीजन देयर ऑन, तो और हम ये फैसला ले रहे हैं, हम क्या फैसला ले रहे हैं वो ये बताएंगे, और फिर रीजन भी बताएंगे उस डिसीजन का कि हम ये फैसला क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो ये इस केस से ये चीज़ आई थी निकल के कि ये चीज़ें असेंशियल एलिमेंट्स इसके अंदर होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो आपको डिक्री की इसकी जजमेंट की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। जजमेंट जो है जज देते हैं और सारे सबूतों, गवाहों, फैक्ट्स को और मैटर को, डॉक्यूमेंट्स को, सबको, एविडेंसेस को, हर चीज़ को मद्देनजर रखने के बाद में ही जजमेंट दी जाती है। और ये केस इंपॉर्टेंट केस है इसका। ठीक है, लिख लीजिएगा। चलिए अब मैं बताती हूँ आपको इसके बाद फॉरेन जजमेंट क्या होती है। जजमेंट अगर आपको पता है तो आपको फॉरेन जजमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए कि फॉरेन जजमेंट क्या होती है। फॉरेन जजमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 2 के क्लॉज 6 में दी गई है। आप ध्यान रखिएगा, कोई भी डेफिनेशंस जब भी होती हैं तो वो हमेशा सेक्शन 2 में ऑलमोस्ट दी जाती हैं। बस एक एविडेंस एक्ट है और कुछ एक एक्ट्स हैं जिसमें स्पेशली 2 सेक्शन में नहीं दी गई है। तो एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 3 में डेफिनेशंस दी हुई हैं सारी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अब ये फॉरेन जजमेंट जो है सेक्शन 2 के क्लॉज 6 में दी है, उसमें बोला गया है कि कोई भी फॉरेन जजमेंट वो होती है, मींस ऐसी जजमेंट जो कि एक फॉरेन कोर्ट के द्वारा दी जाती है। जब कोई फॉरेन कोर्ट दे रहा है, अगर हम इंडिया के अंदर बैठे हैं और कोई और कोर्ट ने कोई जजमेंट दी है, जैसे फॉरेन कंट्री कनाडा, अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन, कोई भी कंट्री है, अगर उनकी कोई जजमेंट आई है तो दैट विल बी कॉल्ड द फॉरेन जजमेंट। लेकिन उसमें आगे ये बात बोली गई है, द डिक्री ऑफ अ फॉरेन कोर्ट अगेंस्ट अ नॉन रेजिडेंट फॉरनर, मतलब अगर जैसे कि उन कंट्री में किसी और कंट्री का पर्सन रह रहा है और उसके खिलाफ अगर अगेंस्ट में उसके लिए कोई जजमेंट आई है, मतलब ठीक है, उसके केस की कोई जजमेंट आई है तो उसको नॉन रेजिडेंट फॉरनर के खिलाफ आई है तो उसको नलिटी बोला जाएगा, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। मतलब कि जैसे कि हम इंडिया के अंदर अगर कोई फॉरनर रहता है, कोई अंग्रेज रह रहा है, कि कोई भी कंट्री का पर्सन रह रहा है, अगर उसके खिलाफ अगर कोई हमारे यहाँ से जजमेंट जाती है, अगर कोई उसके केस की जजमेंट है तो उसकी कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं रहेगी, हमारे देश में नहीं रहेगी। बट फॉरेन जजमेंट कैन हाउएवर फॉर्म अ कॉज ऑफ एक्शन इन इंडिया, जैसे कि अगर हमारे इंडियन पर्सन कोई बाहर फॉरेन में रह रहा है, उसके लिए कोई जजमेंट आई है तो उसकी वैल्यू वहाँ पे कुछ नहीं रहेगी, लेकिन उसकी वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि देखिए अब हमारे देश से कितने लोग भाग के गए हुए हैं यहाँ से, बैंकों का पैसा लेके, लोन लेके, है ना, गए हुए हैं, लेकिन उनके खिलाफ वहाँ के कोर्ट कोई जजमेंट नहीं दे रहे ना, अदरवाइज वो दे देते, उनको पता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो भी होगा। इसीलिए तो फॉरेन में लोग भाग जाते हैं कुछ भी घपला करके, घोटाला करके, क्योंकि उनको पता है वहाँ की कंट्री के कोर्ट्स जो हैं उन्हें कोई सजा नहीं दे सकते। ठीक है ना, दिस इज द इम्पोर्टेंट बेसिक पॉइंट वाई दे रन अवे फ्रॉम देयर ओन कंट्री। ठीक है, तो अपनी कंट्री से भाग के दूसरी कंट्री में जाके छुप जाते हैं, उनको पता है वहां पे हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। बस ये है कि अगर जिस कंट्री का वो पर्सन रहने वाला है, उस कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में जहां वो रह रहा है पता लग जाता है तो उसको बुला सकते हैं, इस बेसिस पे बोल सकते हैं कि हाँ आप इनको भेजिए, इनके ऊपर केस चल रहा है, इन्होंने हमारे देश में बहुत घपला किया या कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, तो वो करके कोई क्राइम करके भागा है हमारे देश से, तो आप उसको भेजिए। फिर उसमें लंबा प्रोसेस लगता है, बहुत प्रोसीजर लंबा होता है, टाइम लगता है, इसीलिए लोग भाग जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है कि फॉरेन जजमेंट के अंदर कोई वैल्यू नहीं रहती है दूसरे फॉरेनर पर्सन के लिए। उसके बाद अब आपको बता दी फॉरेन कोर्ट। ये फॉरेन कोर्ट कौन से हुए? जो दूसरी कंट्री के कोर्ट होते हैं उनको फॉरेन कोर्ट बोला जाता है। इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2(6) में दी गई है, सेक्शन 2 क्लॉज 6 में दी गई है। ऑफ द कोर्ट, फॉरेन कोर्ट मीन्स अ कोर्ट, फॉरेन कोर्ट वो होता है सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब जो आउटसाइड इंडिया के बाहर जितने भी कोर्ट्स हैं, जितने भी कंट्री के हैं, वो सारे हमारे लिए फॉरेन कोर्ट ही माने जाएंगे। सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड नॉट एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड, मतलब यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं है और कंटिन्यू नहीं है बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब वो यहाँ पे नहीं है, वो फॉरेन कोर्ट फॉरेन कंट्री के अंदर ही माने जाते हैं, होते हैं। द इन इंडियन कोर्ट, an Indian court will not give effect to a foreign judgment। फॉरेन की कोई जजमेंट को इंडिया के अंदर कोई वैल्यू नहीं मानी जाएगी। ठीक है, एन इंडियन कोर्ट विल नॉट गिव इफेक्ट टू अ फॉरेन जजमेंट। अगर फॉरेन की कोई जजमेंट इंडिया के अंदर आई है किसी पर्सन के लिए तो हम उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इंडिया कोई इफेक्ट नहीं दे सकता। वैसे ही इंडिया की जजमेंट अगर हम किसी फॉरेनर को दे देंगे, यहाँ पे कोई रह रहा है अभी, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी उनके लिए। ठीक है ना,
तो उसके बाद में अब आपको जज की डेफिनेशन बताती हूँ, जज कौन होता है। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 8 सेक्शन 2 क्लॉज 8 में जज की डेफिनेशन दी गई है। उसमें ये बोला गया है कि मीन्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोर्ट। हमेशा जजेस को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोला जाता है सिविल कोर्ट के, ठीक है। अ कोर्ट इज एन एजेंसी क्रिएटेड बाय द सोवन। कोर्ट एक ऐसी एजेंसी है जो कि सोवन मतलब संप्रभुता फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग जस्टिस, मतलब हमारे देश की संप्रभुता सोवन बोला जाता है जिसको, उसके अकॉर्डिंग उसके पर्पस के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के पर्पस के लिए कोर्ट्स को बनाया गया है ताकि यहाँ पे न्याय दिया जा सके, ठीक है, न्याय का पालन किया जा सके, इसीलिए कोर्ट्स को बनाया जाता है। इट इज़ अ प्लेस वेयर जस्टिस इज जुडिशियली एडमिनिस्टर्ड। ये वो प्लेस है जहाँ पे जस्टिस जो है, न्याय को जुडिशियली देखा जाता है कि न्याय ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा। व्हेन अ जज टेक्स अ सीट इन द कोर्ट, जब कोई जज अपनी सीट पे बैठता है तो कोर्ट इज सेड टू हैव असेंबल्ड, मतलब इसका मतलब होता है कि कोर्ट का काम स्टार्ट हो गया, ठीक है, कोर्ट में लोग आ गए। जज हमेशा लास्ट में बैठते हैं या पहले भी, जैसे ही जज बैठ गए समझ लीजिए कोर्ट का काम कार्यभार शुरू हो गया। फॉर एडमिनिस्ट्रिंग जस्टिस, मतलब जस्टिस न्याय देने के लिए कोर्ट अपनी सीट पे बैठ गए हो तो जज बैठ गए तो कोर्ट का काम शुरू हो गया। देयरफॉर द वर्ड्स, इसीलिए वर्ड्स जो है कोर्ट जज आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंटरचेंजेबली, इसीलिए जज को, जज की जगह पे कोर्ट और कोर्ट की जगह पे जज का नाम भी ले लिया जाता है, यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, कि कोर्ट, अब कोर्ट शुरू हो गया है, कोर्ट में काम शुरू हो गया है, या ये कह सकते हैं जज ने अपना काम शुरू कर दिया है, जज कोर्ट के अंदर है, ठीक है ना, एक ही बात होती है। आर फ्रिक्वेंटली यूज इंटरचेंजेबली बिकॉज अ जज इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कोर्ट, क्योंकि जज जो है एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है कोर्ट का, ठीक है। सिंस देयर कैन बी नो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस विदाउट अ जज, क्योंकि जज के बिना कोई जस्टिस हो ही नहीं सकता। जब तक जज कोर्ट में नहीं बैठेगा तो फिर वहाँ पे कोर्ट का काम कैसे होगा, केस कैसे सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो इसलिए वो एक इम्पॉर्टेंट डिस्पेंसेशन है, कोई डिस्पेंसेशन नहीं होगा जज के बिना, इम्पॉर्टेंट एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो। बट देयर आर नॉट स्ट्रिक्टो सेंसू सिनोनिम्स, मतलब स्ट्रिक्टो सेंसू मतलब कोई स्ट्रिक्ट सेंस नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट सेंस नहीं है। अ जज बाय हिमसेल्फ डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कोर्ट, जज खुद कोई कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है। देखिए इसमें साफ लिखा है, जज बाय हिमसेल्फ डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कोर्ट, ही इज ओनली एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द कोर्ट, मतलब जज जो है वो कोर्ट को नहीं बनाता है लेकिन वो कोर्ट का एक एसेंशियल पार्ट जरूर है, ठीक है। जैसे कि एक एडवोकेट है, प्लीडर है, वो कोर्ट का एसेंशियल पार्ट है ना, कि कोर्ट में जब तक जज या प्लीडर अपना केस था नहीं लेके आएंगे तो जज भी क्या करेगा बैठ के, ठीक है ना। अ जज कैन नॉट एक्ट इन अ मैटर इफ ही हैज अ पेक्यूनियरी इंटरेस्ट, अगर अ जज कैन नॉट एक्ट इन अ मैटर इफ ही हैज अ, अगर जज अगर सिर्फ पेक्यूनियरी इंटरेस्ट रखेगा, उसके अंदर सिर्फ पैसे से मतलब रखेगा अपने, तो जज काम नहीं कर सकता वहां पे, ठीक है ना। देयर इन और इज इन एनी वे अदर वे इंटरेस्टेड और ब्लेस्ड, ब्याज्ड होगा, ब्याज्ड मतलब कि अगर जज सिर्फ पैसे के लिए वहां पे बैठेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है वहां पे बैठने का कोर्ट के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी जज की डेफिनेशन, आपको समझ में आ गई होगी। फॉरेन जजमेंट भी मैंने आपको बता दी, ठीक है, और जजमेंट की डेफिनेशन बना दी। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा, ये तीनों डेफिनेशन। अब मैं अगले टॉपिक में आपको और अच्छी अच्छी डेफिनेशंस ऐसी अपने मीनिंग में अपने नोट्स के थ्रू आपको क्लियर कर दूंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।